स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म चैप्टर का नाम है, यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसी चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। ये हमारा चैप्टर 2 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट इसका बना रहे हैं, है ना। फेडरलिज्म का फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट वन आज हम बना रहे हैं। फिर पार्ट 2 हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। पार्ट 2 अगले वीडियो में लेंगे। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म एक होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंस दोनों में समझ लीजिए थोड़ा सा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार होता है, उसको हम लोग उस प्रकार के सरकार को हम लोग जो है सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और उस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। और एक होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे एक ही स्तर का सरकार होता है, या अगर एक स्तर से अधिक का सरकार होता भी है तो वो उसी के अधीन होता है ना। अगर एक ही स्तर का सरकार होता है मतलब सिर्फ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होता है, और अगर नीचे प्रांतीय लेवल पे कोई सरकार होती भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन रहता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कुछ पावर देता है और वही वो उसी के आधार पर उसको काम करना पड़ता है। और जिस समय फिर वो चाहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसका पावर लेना वापस भी ले सकता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Unitary form of government means such a kind of government where power is exercised only in the hand of one government, means in the central government. Or if there would be the provincial government, then they would be the subordinate to the central governments. Means they do not have their own powers. They don't have their own powers. For example, if we take the example, then we can take the example of China. In China, communist government is the only party, है ना, and there are 8 other parties also. There are 8 other parties also, but they are the subordinate of the communist party. Got it? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चाइना के केस में आप लोग देखिएगा तो चाइना में एक ही पार्टी है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और भी 8 को पार्टी है लेकिन वो उसके सबऑर्डिनेट है, उसके सहायक है, मतलब उसी के अधीन है। वो कम्युनिस्ट पार्टी जो कहेगा वही बाकी वो 8 पार्टी को करना होगा। मतलब मेन एक ही पार्टी है, एक ही कम्युनिस्ट का ही सरकार होता है ना। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते चलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े। नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर पावर शेयरिंग, है ना। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर आपको बताए थे हम। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर ये भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है ना, एक प्रकार का पावर शेयरिंग है। वर्टिकल में ऐसे बताए थे 3 स्तर का सरकार, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। उसके बाद कहता है इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे पावर शेयरिंग पे, है ना। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब यही जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग पढ़े थे, पावर शेयरिंग में 4 प्रकार का पावर शेयरिंग पढ़े थे। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक आपका सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक हम लोग पढ़े थे पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और आपका मूवमेंट्स के बीच में, है ना। तो 4 प्रकार का पावर शेयरिंग पढ़े थे। तो उसी में एक जो था वर्टिकल पावर शेयरिंग, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में ही डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कहता है? इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। इसको जो है सो फेडरलिज्म के रूप में रेफर मतलब जाना जाता है ना। ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है इसको कॉमनली फेडरलिज्म के रूप में जो है सो रेफर किया जाता है ना। किसको? वर्टिकल पावर शेयरिंग को, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स।
जनरल टर्म्स में हम लोग फेडरलिज्म को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, और द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। और बाकी चैप्टर में हम लोग देखेंगे, है ना, क्या क्या समझेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग समझने का कि फेडरलिज्म का थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, भारत में जो है सो फेडरलिज्म का क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से फेडरलिज्म का जो है सो चलन है, क्या प्रैक्टिस, किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है फेडरलिज्म का, है ना। और उसके बाद पढ़ेंगे डिस्कशन of federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice। अब उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान जब बनता है तो फेडरलिज्म को किस प्रकार से मजबूत बनाता है, और फेडरलिज्म वाला जो प्रैक्टिस है वो किस प्रकार से हर चीज को मजबूत बनाता है। मतलब चूंकि यहाँ पे एक से अधिक स्तर का सरकार होता है, आप समझिएगा, जब एक से अधिक स्तर का सरकार होगा और हर टायर ऑफ गवर्नमेंट को अपना अपना एक संवैधानिक अधिकार होता है। मतलब केंद्र सरकार जो चाहेगी वो थोप नहीं सकती है स्टेट गवर्नमेंट पे, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट जो चाहेगी वो थोप सकती है लोकल गवर्नमेंट पे, है ना। तो सबका अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो है सो राइट्स होता है, सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। संविधान में सबका जो है सो अधिकार को जो है सो सबका अधिकार जो है सो बांट दिया गया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। वही कहता है अंत में, चैप्टर के अंत में हम लोग एक लोकल गवर्नमेंट जिसको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, उसी को जो है सो बेल्जियम में कहा जाता था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब स्टार्ट करते हैं तो देखिए, कहता है फेडरलिज्म क्या है। तो अभी हमने आपको शॉर्ट में बताया था, है ना, फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म किसको कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। हम लोग पीछे चलते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी में दोनों में क्या अंतर था। लेट अस गो बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों के बीच में क्या अंतर था, है ना। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में क्या अंतर था वो तो हम लोग पिछले चैप्टर में देख ही चुके हैं। आपको अगर याद होगा, इफ यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government। आपको अगर याद होगा तो आप देखे होंगे कि बेल्जियम के केस में जो संविधान बनाया गया था उसमें जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को घटा करके रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। रीजनल गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को घटा करके कुछ पावर रीजनल गवर्नमेंट को दिया, और फिर जो है सो पावर को घटा करके फिर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी दिया गया था, है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे केस में आप देखेंगे, हालांकि बेल्जियम में पहले से भी आपका दो स्तर की मोर देन वन टायर्स ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन उस समय यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। क्यों? चूंकि जो आपका नीचे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था वो सब जो है सो जवाबदेह था सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, है ना। सब जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही था वो सबका, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहता वही उसको करना था। तो उस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग फेडरलिज्म नहीं कहते हैं, वो उस प्रकार जो है सो उस प्रकार की सरकार को हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए देखिए, रीजनल गवर्नमेंट्स existed in Belgium even earlier। पहले भी रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में था। क्या कहता है, रीजनल गवर्नमेंट पहले भी वहां पे एग्जिस्ट करता था, मतलब वहां पे ऑलरेडी पहले से था, लेकिन उसमें अंतर क्या था, दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनका भी अपना रोल्स और पावर था, लेकिन सारा बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू these governments and could be withdrawn by the central government। ये सारा पावर आपका जो है सो पहले भी जिस समय फेडरलिज्म का स्थापना नहीं हुआ था, आपका जो है सो कहां पे, बेल्जियम में 790 कब हुआ था, 1993 में। 1993 के पहले जो है भी वहां पे जो है सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, था, मतलब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट था, लेकिन उसको जो है सो कोई मतलब उसको जो भी पावर दिया गया था
वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहता तो उसको जो है सो उसका पावर छीन सकता था, है ना। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, उसका अपना एक अधिकार है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं उस अधिकार पे छेड़खानी कर सकता है। चलिए तो देखिए क्या कहता है, द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट, है ना, जो चेंजेस 1993 में हुआ वो क्या क्या था, उसमें क्या हुआ कि पावर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को भी अपना जो है सो लोकल गवर्नमेंट को भी अपना पावर दिया गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता था। The changes that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. अब 1993 में जो बदलाव हुआ संविधान में वो क्या हुआ, सरकार तो 2 लेवल का पहले भी था, है ना, लेकिन यहां जो बदलाव हुआ अब हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, उसको जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया, संवैधानिक पावर दे दिया गया। अब उसको जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता था उसके साथ, है ना। वही कह रहा है कि जो ये बदलाव जो हुआ 1993 में, द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, रीजनल गवर्नमेंट को जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया, और दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, और अब वो जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट वो नहीं थे, उनको अपना जो है सो पावर दे दिया गया था। इस प्रकार से पहले जो था बेल्जियम में चल रहा था तो उसको क्या हम लोग कहेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चूंकि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, और वही जो है सो कुछ पावर दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और वो जब चाहता था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पावर ले सकता था। तो उस प्रकार के सरकार को हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल जाता है और अब ये जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या होता है, बेल्जियम जो है सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अब इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। श्रीलंका के केस में देखेंगे तो श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है, श्रीलंका में मेजोरिटी लोग शासन करते रहते हैं, जबकि माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग थे, आपका तमिल बोलने वाले लोग, वो लोग मांग कर रहे हैं इस प्रकार के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है सो सिन्हाला लोग जो है सो इसके लिए स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके वजह से खून खराबा भी होता है। वो हमने पिछला चैप्टर में आपको बताया था। श्रीलंका के केस में देखिए क्या था, श्रीलंका कंटिन्यूड रहता है अपना, है ना, कंटिन्यू जो है सो क्या करते रहता है। देखिए श्रीलंका के केस में हम लोग देखेंगे तो श्रीलंका कहता है, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिस ऑल पॉलिटिकल पावर्स purposes a unitary system where the national government has all the powers। अब श्रीलंका में वैसा नहीं हुआ, श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर था, और वही जो चाहता सो नीचे वाला को देता, है ना। क्या कहता है, श्रीलंका में चलते रहा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस a unitary system where the national government has all the powers। वहां जो है सो कोई भी काम के लिए कोई भी प्रैक्टिकल के लिए अगर आप देखेंगे, है ना, प्रैक्टिकली वहां पे, तो वहां पे सारा पावर जो था वो किसके हैंड में था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में था, है ना। वही कह रहा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे था, है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, सारे प्रैक्टिकल पर्पस से जो है सो यूनिटरी सिस्टम था वहां पे, है ना, मतलब एकात्मक सरकार था। यूनिटरी मतलब हो गया एकात्मक सरकार, और फेडरल मतलब हो गया संघीय सरकार। संघीय सरकार मतलब सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर का होगा, है ना। भारत में 3 स्तर का है, बहुत जगह 2 ही स्तर का भी है, जैसे अमेरिका में 2 ही स्तर का सरकार है, अमेरिका में 2 ही प्रकार का चुनाव होता है, हमारे यहाँ 3 गो होता है, लोकल गवर्नमेंट का भी होता है। अब कहता है कि तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, लेकिन तमिल जो लीडर्स लोग थे, तमिल बोलने वाले लोग, वो लोग चाहते थे कि जो है सो श्रीलंका जो है सो फेडरल सिस्टम बने, है ना, तमिल लीडर्स लोग तो चाहते थे। चलिए अब देखते हैं फेडरलिज्म के बारे में, यहाँ शॉर्ट में डिफिनेशन दिया है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच
the power is divided between central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब यहां दिया, फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहां पे पावर्स को जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में या वेरियस स्टेट्स में आप लोग बोल सकते हैं, है ना, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जब बांट दिया जाता है पावर को उनके बीच में, तो उसी को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म, है ना। ध्यान से देख लीजिए, पूछ सकता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। अब व्हाट इज फेडरलिज्म, हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं, फेडरलिज्म, है ना, को परिभाषित कीजिए, डिफाइन फेडरलिज्म। तो आपको जवाब देना है, बस यही जवाब दे देना है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। Federalism is a system of government in which power is divided between the central government and various constituent units. Constituent units को ही हम लोग कहते हैं आपका स्टेट्स या फिर आपका जो है सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होता है ना, वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का ही होता है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका जवाब दे सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्या कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। Once again I am telling you, federalism is a form of government in which federalism is a system in which the power is divided between the central government and various constituent units of the country. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। Usually a federation has two levels of government. Usually federation has two levels of government, or there might be three levels of government also. In case of India, we have seen that there are three tiers of government, but usually there are two levels of government in federation form of government, right? Usually a federation has two levels of government. What is the government for entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. एक गवर्नमेंट जो होता है वो पूरा देश के लिए होता है और वो राष्ट्र के हित में जो होता है काम करता है, पूरा नेशनल लेवल पे जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, उसको देखते हुए काम करता है, उसके लिए काम करता है। और दूसरा जो होता है, द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। और दूसरा जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, प्रांतीय लेवल, प्रोविंसेस लेवल का होता है, और उसका काम होता है कि स्टेट के इंटरेस्ट को देखता है ना। वो स्टेट लेवल पे जो भी चीजें होती है उसको देखता है, और एक होता है सेंट्रल लेवल पे, वो पूरा देश की जो चीजें होती है, सेंट्रल लेवल पे जो चीजें होती है उस सब चीज को देखता है। दोनों का both these levels of governments enjoy their power independent of others. दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, लेकिन दोनों जनता के प्रति जवाबदेह है। both the government, central government as well as state government, both are responsible to the citizens. They are independent. Neither the state government is responsible to the central government, nor the central government is responsible to the state government, but both are responsible to the citizens. दोनों जो है सो नागरिक के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता के प्रति सब जवाबदेह होता है। जनता अगर जिसको नहीं चाहेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जनता के वोट से ही वो सरकार बनती है ना। Only government can be made by the vote of the people. If the people do not want to give the vote to any party, then that party cannot form the government. Got it? चलिए तो फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम in which power is divided between the central government and various constituent units of the country. ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा था। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम in which power is divided between the central government and the various
units, the various constituent units of the country, the various constituent units of the country। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका मैप वाला भी काम आ सकता है। मैप वर्क देख लीजिए आप लोग, कहां कहां पे कौन कौन सा देश है, ये भी आपका मैप वर्क में आता है। मैप वर्क जो आता है उसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए ये मैप है, हालांकि मैप वर्क अभी जो है सो आप लोग का हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आता है, पॉलिटिकल साइंस से नहीं आता है। फिर भी आप जानकारी रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। देखिए ये सबसे बड़ा एरिया वाइज आपको पता है कि रसिया सबसे बड़ा देश है। रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया और पॉपुलेशन में इंडिया। पहले चाइना था, अर्लियर चाइना वाज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट नाउ इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड चाइना स्टैंड्स इन द सेकंड पोजीशन। अब चाइना जो है सो दूसरे स्थान पे आ गया है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पहले चाइना ही था, है ना। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो रसिया सबसे बड़ा है, भारत जो है सो 7वें स्थान पे है। भारत से बड़े देश है आपका कनाडा भी है, रसिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना। ये सारे देश जो हैं वो आपका, हाँ चलिए देखिए, ये हो गया आपका कनाडा, ये कनाडा है। इधर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखिए, ये है आपका मैक्सिको। इधर फिर आपका है वेनेजुएला, अटलांटिक ओशियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैसिफिक ओशियन, माइक्रोनेशिया, ये सब आप लोग देख लीजिए, है ना। माइंड मैप कर लीजिए कि कहां कहां कौन कौन सा क्षेत्र है। ये हमारा इंडिया है, भारत, है ना। ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कोमोर्स, है ना, नाइजीरिया है, इथोपिया है, इथोपिया, नाइजीरिया, बोस्निया, है ना, पाकिस्तान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब देश आप लोग देख लीजिए। जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, है ना। ये सब आप लोग देख लीजिए, माइंड मैप थोड़ा कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर्स की ओर। अभी हमने आपको बता दिया जो है सो फेडरलिज्म क्या है। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। समझ गए? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच power is divided between central government and various constituent units of the country. Now we will proceed further. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now you say, in this sense, now you say, in this sense, federations are contrasted between unitary governments under the unitary system। क्या कहता है? इस सेंस में फेडरेशंस जो है सो अलग है विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स। इस सेंस में फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स। फेडरेशन जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग है ना। देखिए कैसे कैसे अलग हम आपको बता भी दिए हैं ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू, and if you have not understood then I will make you understand again, line by line I will tell you each and everything, है ना। You keep on watching my video। See, under the unitary system, either unitary system में क्या होता है, या तो एक ही स्तर का सरकार होता है, या अगर नीचे होता भी है तो उसी का सबऑर्डिनेट होता है। उसको इंडिविजुअल कोई पावर, अपना स्वतंत्र पावर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है ना। देखिए क्या कहता है, either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central governments।
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो एक ही स्तर का सरकार होता है या फिर उसी का सबऑर्डिनेट होता है, सब यूनिट्स होता है ना, सब यूनिट्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कुछ पावर देता है और जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर वापस भी ले सकता है ना। तो क्या कहता है, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइदर देयर इज वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट और the sub units of the central government, those governments will be subordinate to the central government, है ना। चलिए आगे देखिए, the central government can pass on orders to the provincial or state or local government। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो ऑर्डर तो देगा ही, क्योंकि सारा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो अपना जो है सो ऑर्डर दे सकता है, देता ही है, दे सकता है, तो उसी के ऑर्डर पे काम करता है ना। In unitary form of government, sub units or the subordinate governments works on the order of the central government. Means central government can give order to the sub units or the subordinate governments or the provincial government or the state government, where in unitary form of government. But in federal form of government, central government cannot give the order to the state government or the provincial government. Right? Exactly. But in federal system, the central government cannot order the state government to do something. फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए आदेश नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका अपना पावर है। हाँ, दोनों जवाबदेह होता है, आंसरेबल होता है किसके प्रति? जनता के प्रति। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स, है ना। स्टेट गवर्नमेंट has powers of its own for which it is not answerable to the central government। स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होता है जिसके वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। लेकिन दोनों जो है सो दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। both these governments are separately answerable to the people। दोनों अलग अलग, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राष्ट्र स्तर पे जनता के जवाबदेह होता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के लेवल में ही जो है सो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन जनता के प्रति दोनों जवाबदेह होता है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू दी, है ना, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल, है ना। नाउ वी सी फर्दर, we will proceed further and we will say, है ना, see, now you say what we have to study further, I am going to tell you। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखें आपका एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, जहां भी कंफ्यूजन होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से उस चीज को समझाने का कोशिश करूंगा और उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म के बारे में। तो अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दो प्रकार का होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो अपने देश को जो है सो कई राज्य में बांटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बांटता है। और होल्डिंग टुगेदर में, होल्डिंग टुगेदर जैसे इंडिया जो है हमारा, वो होल्डिंग टुगेदर का ही उदाहरण है। अब जैसे यूएसए अमेरिका, वो है कमिंग टुगेदर का उदाहरण। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि बहुत सारे राज्य को मिला करके एक देश बनाया जाता है ना। जब राज्य एक साथ मिलकर के एक देश का, बहुत सारे राज्य एक साथ मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं कमिंग फेडरेशन, कमिंग फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जब एक देश को कई राज्यों में बांटा जाता है तो उस प्रकार के शासन को, उस प्रकार का जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं होल्डिंग फेडरेशन। होल्डिंग फेडरेशन, हाँ, होल्डिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। एक हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम बता दिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है इंडिया,
कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है यूएसए, और भी कंट्रीज है, हम सब आपको एक एक करके बताएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, पॉज नहीं कीजिएगा प्लीज। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, या टेल मी द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का यहाँ कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर का सरकार होता है, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। There are either two or more than two tiers of the government and all the governments have their own constitutional powers। सबको संवैधानिक पावर अपना अपना दिया गया है, ठीक है। और पहला देख लिए की फीचर्स में, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरलिज्म। तो आपको कहना है पहला फीचर जो है फेडरलिज्म का, आइदर देयर आर टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। देयर आर आइदर टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला फीचर्स क्या हो गया, आप लोग ध्यान सुनिएगा। देयर आर आइदर टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अगला कहता है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या कहता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्तर के सरकार हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, वो सब एक ही पीपल पर, एक ही आदमी पर शासन करते हैं। जिस मान लो लोकल स्तर पे जो शासन कर रहा है वो भी उसी जनता पे कर रहा है, स्टेट वाला भी उसी पे कर रहा है ना, सेंट्रल वाला भी तो उसी पे कर रहा है। कहीं बाहर से तो जनता नहीं आ रही है, पीपल तो बाहर से नहीं आ रहा है, सब तो भारत के ही है। अब भारत को ही कई स्टेट में बांट दिया गया है, तो जहां जहां जो स्टेट है वहां वो स्टेट वाला शासन कर रहा है। फिर उसमें लोकल गवर्नमेंट को भी बांट दिया गया है, पंचायत समिति वगैरह जो होता है, पंचायत ग्राम पंचायत होता है ना। तो वो सब एक ही जनता पे शासन करता है, लेकिन सबका जुरिस्डिक्शन जो है सो अपना स्पेसिफिक है, अपना सबका बांटा हुआ है, सबका जो है सो क्षेत्र बांटा हुआ है ना। और सबको जो है सो अपना अपना जो है सो दिया गया है क्षेत्र, अपना अपना पावर, है ना। सबको लेजिस्लेशन का पावर दिया गया है, मतलब स्टेट लेवल पे जो कानून बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। टैक्स की जब बात है तो स्टेट लेवल पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। प्रशासन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का जहां तक बात है तो वहां पे भी स्टेट लेवल पे स्टेट का चलता है ना। जैसे आप देख लीजिए कि आपका स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना। तो IAS IPS वगैरह का बहाली यूनियन लेवल पे होता है, वही आपका BDO CO DSP वगैरह ये सब तक का बहाली जो है सो स्टेट लेवल पे होता है। तो ये सब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आप समझ गए, पहला है आइदर देयर आर टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है ना, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट रूल ओवर द पीपल, है ना। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस, different tiers of the government govern the same citizens, but their power has been specified, है ना, for the their power has been specified for their own jurisdictions, means they can rule in their own jurisdictions only, right। वो लोग अपने ही jurisdictions में जो है सो कर सकते हैं जो भी करना है, but each tier has its own jurisdiction। that's देखिएगा, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdictions। different tiers of the government govern the same citizens, but each tier of the government has its own jurisdictions in specific matters of legislation, taxation and administrations। in specific matters of legislation, taxation and administrations। आगे कहता है the jurisdictions of the respective levels of tiers of government are specified in constitutions। अब ये जो डिफरेंट लेवल का जो सरकार है उसका जो jurisdictions जो है सो स्पेसिफाई किया जाता है, वो
कोई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाता है, वो संविधान द्वारा किया गया है, क्योंकि इन लोगों को संवैधानिक राइट्स दिया गया है। संविधान जो है सो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो सबका स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन जो है सो स्पेसिफाई करता है ना, उन सबका जो है सो जुरिस्डिक्शन को स्पेसिफाई करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इसीलिए जो एग्जिस्टेंस है या ऑथोरिटी है ना, हर टायर ऑफ गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, संवैधानिक रूप से उसको जो है सो दिया गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। We will proceed further and we will say the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by level of government। अब जो फंडामेंटल जो मौलिक प्रोविजंस है ना, मूलभूत प्रोविजन जो है ना, किसका? संविधान का, उसको जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी स्तर के गवर्नमेंट के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। जो भी मूलभूत जो भी प्रोविजंस है, उसको संविधान के मूलभूत प्रोविजंस को कोई भी स्तर का सरकार बदल नहीं सकता है। समझ रहे? जो मूलभूत प्रोविजंस है ना, जो मूलभूत प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस है संविधान के, उसको किसी भी टायर्स का गवर्नमेंट जो है सो उसको चेंज नहीं कर सकता है। किसी भी टायर्स का गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। सच चेंजेस रिक्वायर्ड, देखिए क्या कहता है, द फंडामेंटल प्रोविजंस of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। किसी एक लेवल के गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल जो प्रोविजंस है उसको चेंज नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बदलाव के लिए दोनों स्तर के सरकार का जरूरत पड़ता है, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंज करना है तो किसी एक स्तर का सरकार नहीं कर सकता है, उसके लिए दोनों स्तर के सरकार के कंसेंट मतलब उसकी सहमति की जरूरत पड़ती है। अगर दोनों स्तर का सरकार अगर सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये चीज में बदलाव होना चाहिए, तभी जो है सो बेसिक जो प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसमें बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा बदलाव कोई एक स्तर का सरकार नहीं कर सकता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों लेवल के सरकार की सहमति की जरूरत पड़ती है अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करना है संविधान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या कहता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने, लेकिन कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट के पास सबसे सुप्रीम पावर होता है ना। कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है सो उसमें इंटरफेयर, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट के पास पावर है संविधान में हस्तक्षेप करने का, है ना, अलग अलग लेवल्स के सरकार में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर पे भी हस्तक्षेप करने का पावर है कोर्ट को, और आपका स्टेट गवर्नमेंट के भी जो है सो पावर्स पे हस्तक्षेप करने का अधिकार है कोर्ट के पास। हाईएस्ट कोर्ट जो होता है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय, अंतिम निर्णय हाईएस्ट कोर्ट मतलब जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वो निर्णय करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका अंतिम निपटारा जो है वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। चलिए तो ये देख लिए, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर, है ना। वो अंपायर के रूप में, खेल में देखते हैं ना अंपायर होता है तो वो डिसीजन बताता है, फाइनल डिसीजन किसका सही है किसका गलत है, हाँ क्या होना चाहिए, अंपायर के कहने पे ही चलता है। उसी प्रकार से अंपायर का काम जो है सो हाईएस्ट कोर्ट करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है। जो दिल्ली में है ना सुप्रीम कोर्ट, वही जो है सो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स को, किसी भी प्रकार के विवाद को
निपटाने के लिए अंपायर का काम करता है, राइट। हाईएस्ट कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर फॉर एनी काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। ओनली द courts can interfere, only the courts can interfere or interact in the powers of the any tiers of the government. Either it will be related to the central, it will be related to the powers of the central government or related to the powers of the state government. Only the courts can interfere, only the courts can interact. सिर्फ कोर्ट ही इंटरेक्ट कर सकता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, अगला पॉइंट्स की ओर। छठा पॉइंट्स, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब जो साधन है रिवेन्यू का, रिवेन्यू टैक्स जो होता है, अभी हम लोग टैक्स देते हैं उसी को पहले राजस्व कहा जाता था, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का जो साधन है, रिवेन्यू का जो सोर्स है वो हर लेवल के सरकार का स्पेसिफाई किया गया है, सबको बांट दिया गया है कि कौन सा टैक्स कौन सरकार लेगा, कुछ प्रकार का टैक्स कौन सरकार लेगा, कहां से टैक्स किसको लेने का पावर है, ये सब बांट दिया गया है। क्यों? ताकि इसका अपना जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अपना स्वयं का जो स्वयं का भी तो खर्च है। मान लीजिए झारखंड का राज्य सरकार है तो उसका भी तो अपना खर्च है, तो उसका खर्च को जो है सो मेंटेन करने के लिए सबको बांट दिया गया है ना। रिवेन्यू सोर्स ऑफ रिवेन्यू को बांट दिया गया है, कौन सा लेवल का सरकार कहां लेगा टैक्स, ठीक है, वो सब जो है सो बांट दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सातवां पॉइंट। यहां तक मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। आई होप यू might have understood whatever I have taught you till now, you might have understood, I hope, है ना। ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर। सातवां पॉइंट क्या कहता है, द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। एक ही समय में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स। हाँ तो देखिए क्या कहता है, फेडरल सिस्टम में इस प्रकार से डुअल ऑब्जेक्टिव्स को जो है सो, है ना, द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives। इस प्रकार से फेडरल सिस्टम में दो उद्देश्य होता है, डुअल ऑब्जेक्टिव्स है। क्या क्या डुअल ऑब्जेक्टिव्स देखिए, पहला है टू सेफगार्ड और दूसरा है प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को सुरक्षित रखना और उसको प्रमोट करना, ये दो ऑब्जेक्टिव्स होता है फेडरल सिस्टम का, है ना। फेडरल सिस्टम हैज टू ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट टू सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड टू प्रमोट टू सेफगार्ड एंड टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, राइट। देख लिया आप लोग क्या है कि द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives, the federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time, एक तो हो गया आपका सेफगार्ड करेगा और प्रमोट करेगा, है ना, देश की एकता को सुरक्षित रखे, सुरक्षित करना और उसको प्रमोट करना, ये हो गया आपका काम किसका, फेडरल सिस्टम का। और दूसरा देखिए while at the same time, और उसी समय जो है सो एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करेगा। एक हो गया देश की एकता को सुरक्षित करना, उसको प्रमोट करना, और दूसरा हो गया रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना, है ना। रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना जो है सो फेडरल सिस्टम का काम है। उसके बाद कहता है ना, ये समझ गए दो ठो आपका क्या है फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स, है ना। thus there are two objectives of the federal system, first to safeguard and promote the unity of the country, and second while at the same time to accommodate the various regional diversity, है ना, various regional diversity, बहुत सारे रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना इसका काम है। अब आगे देखिए, therefore इसलिए जो है सो टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म। इसीलिए दो एस्पेक्ट्स जो होता है वो क्रूशियल होता है, किस लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और फेडरलिज्म का प्रैक्टिस के लिए। फेडरलिज्म का प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस के लिए दो एस्पेक्ट्स जो है वो
जरूरी हो जाता है। क्या क्या? गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला है गवर्नमेंट को अलग अलग स्तर पे कुछ पावर शेयरिंग के नियम कानून से दोनों स्तर के सरकार को सहमत होना पड़ेगा, है ना। दोनों स्तर के सरकार को जो है सो एग्री होना पड़ता है। उसके बाद दूसरा कहता है दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट each would abide by its part of agreement। और उन लोग को यह भी विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे पे कि दोनों जो है सो एग्रीमेंट जो होता है दोनों के बीच में उसका पालन दोनों करेंगे। अपने अपने हिस्से का एग्रीमेंट का पालन दोनों को करना है, ये विश्वास करना पड़ेगा और पालन भी वो लोग को करना पड़ेगा। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक आइडियल फेडरल सिस्टम जो होता है वहां पे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू होता है ना। एक जो आइडियल फेडरल सिस्टम होता है, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, वन इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेकंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक साथ रहने के लिए एक आइडियल फेडरल सिस्टम जो होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल आपसी विश्वास होना चाहिए, आपस में एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, और दूसरा होता है एग्रीमेंट। एक हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा हो गया एग्रीमेंट। अगर पूछ देगा व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरल, है ना, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द आइडियल फेडरल सिस्टम। आइडियल फेडरल सिस्टम का दो एस्पेक्ट्स क्या है तो आपको बताना है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज टू एस्पेक्ट्स, वन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेकंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सेकंड है आपका एग्रीमेंट, है ना। फिर से बता रहे हैं एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज टू एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक साथ रहने के लिए एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और दूसरा होता है एग्रीमेंट, है ना। चलिए आगे देखिए। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another, है ना। अब जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है ना, पावर का किसका बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो फेडरेशन के ऊपर अलग अलग प्रकार का होता है ना। वो हम आपको बताए थे कि दो प्रकार का फेडरेशन भी है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो दोनों में अलग अलग प्रकार से होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो अपने देश को कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांटता है, मतलब राज्य में बांटता है, और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट सब मिलकर के देश का निर्माण करते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। This balance, the exact balance of power between the central and the state government varies from, है ना, the exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another। एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में varies करता है। This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed। अब ये जो बैलेंस है, जो नियंत्रण है, वो एक फेडरेशन दूसरे फेडरेशन से अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करता है आपका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है, जिस समय फेडरेशन का निर्माण हुआ था, जिस समय संघ का निर्माण होता है, उस समय वहां पे क्या ऐतिहासिक जो है सो कंटेक्स्ट रहा है, किस प्रकार का वहां पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार का वहां हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब दो प्रकार से फेडरेशन का निर्माण होता है, दो रूट्स है ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स इन व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, है ना। फेडरेशन का जो निर्माण हुआ है वो दो रूट से हुआ है ना। पहला क्या कहता है? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट्स। पहला है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो सब एक साथ आते हैं एक बड़ा यूनिट का निर्माण करने के लिए, है ना। कोई अगर छोटे 8-10 इंडिपेंडेंट यूनिट्स है या 10, 20, 15 जो भी हो, वो सब जब एक साथ मिलते हैं एक बड़ा यूनिट का निर्माण करने के लिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। इसको क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब, है ना, जब बहुत सारे छोटे यूनिट
है ना। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स, पहला रूट्स में क्या आता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। क्यों? ताकि वो लोग जो है सो अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकेगा, एक साथ मिलेगा तो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। अब मान लीजिए 8 को छोटा छोटा राज्य है तो अलग अलग है, तो उसको भी डर रहता है कि कोई दूसरा आके हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो हम अकेले हैं, छोटा है ना। लेकिन जब 8 को मिल जाएगा तो थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो उसका पावर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अपने पावर को, अपने सोवरेनिटी संप्रभुता को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, है ना, क्या कहता है, जब छोटे छोटे स्टेट जो है सो एक साथ मिलकर के बड़ा देश या स्टेट्स का निर्माण करता है, बिगर यूनिट्स का निर्माण करता है, ताकि सो दैट, है ना, ताकि बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, ताकि अपनी संप्रभुता और संप्रभुता को बनाए रख सके अपना, है ना, और अपना जो है सो पहचान को बनाए रख सके, अपनी एक अलग एक बड़ा पहचान के लिए लोग जो है सो एक साथ छोटे छोटे स्टेट जब मिलते हैं और बड़े स्टेट का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं और क्यों करते हैं, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, है ना। क्यों? अपनी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वो लोग इस प्रकार के करते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये कमिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। हाँ, तो देखिए क्या कहता है, कमिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपका कौन कौन सा देश है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, these are the countries which are the example of coming federation, coming together federation। coming together federation जो है सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपका क्या क्या आ जाता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा देश का नाम, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कमिंग टुगेदर फेडरेशन के उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस देश के उदाहरण है। उसके बाद हम बताए थे एक और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, है ना। फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग देखे आपका क्या है, इन दिस कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, इस प्रकार के इस कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस में क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग, in this category of federations all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis means मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने, है ना। vis-a-vis पढ़ते हैं इसको, vis-a-vis द फेडरल गवर्नमेंट, है ना। क्या कहता है कि अब देखिए, जैसे आप एक होता है, आपको बताएं दो प्रकार का, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में भी जो है सो आपका दो स्तर का या दो से अधिक स्तर का सरकार होता है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, वहां पे जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा ज्यादा पावर होती है, ज्यादा पावर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबके पास एक समान पावर है। जो बिगर यूनिट्स बना है सारे राज्य को मिला के, उसके पास भी वही पावर है जो ये छोटे छोटे राज्य के पास है ना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कहता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑल द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। जितने भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होता है या कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स होता है, सबके पास इक्वल पावर होता है एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। और जो फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक जो संघीय सरकार बनता है, सेंट्रल लेवल पे जो सरकार बनता है, उससे ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके पास पावर ज्यादा होता है ना। हर जो छोटे छोटे यूनिट से सबके पास सेम पावर है, लेकिन जो बड़ा वाला
यूनिट्स बनता है, क्योंकि वो तो छोटे वाले यूनिट से ही मिलकर के बना है, उसका पावर छोटे वाले से भी कम होता है ना, है ना। एंड आर स्ट्रॉन्ग विजाविंग द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट के सामने स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, फेडरल गवर्नमेंट से भी मजबूत होता है कौन, लोकल गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट यूनिट जो होता है, जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स भी कहते हैं, वो जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें, कमिंग टुगेदर फॉर्मेशन में, कमिंग टुगेदर फॉर्मेशन वाला फेडरलिज्म में, है ना। कौन सा फेडरलिज्म में, कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाला फेडरलिज्म सिस्टम में जो है सो आपका सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो होता है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इंडिया के लिए यूज होता है, वहां पे उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। और फेडरल गवर्नमेंट जो होता है ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसी को भारत में जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये देख लिया आप लोग कि पहला कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस में क्या था, सारे कंस्टिट्यूएंट स्टेट जो है सो यूजुअली एक समान होते हैं पावर में, और वो लोग जो है सो फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और दूसरा प्रकार का जो होता है, द सेकंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब क्या कहता है, दूसरा वाला जो रूट्स है उसमें जो सरकार होता है, इस प्रकार के सरकार को हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो देखिए क्या कहता है, दूसरा में कहता है कि पावर जो होता है वो जो पूरा देश होता है, जो लार्ज पावर जो होता है, लार्ज कंट्री जो होता है, बड़ा देश, वो पावर को डिसाइड करता है। जो एक जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में इसी प्रकार का है, भारत में जो है सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पे भारत स्तर पे जो है सो एक सेंट्रल स्तर पे जो है सो बंटवारा किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर होगा, है ना। वही यहाँ कह रहा है, द सेकंड रूट इज वेयर द लार्ज कंट्री डिसाइड्स, जहाँ पे एक बड़ा सा देश, वहां पे आप देखे थे छोटे छोटे राज्य डिसाइड कर रहे हैं, और छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़ा देश बना रहा है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश डिसाइड करता है, जो बड़ा देश होता है वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है ना, वो डिसाइड करता है पावर के डिवाइड को, है ना। द सेकंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर, अपने पावर को डिवाइड करने का डिसीजन लेता है बड़ा देश, और वो जो है सो छोटे छोटे राज्य और नेशनल मतलब राष्ट्र सरकार के बीच में जो है सो पावर को डिवाइड करता है ना। बड़ा देश जो है सो, है ना, स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, मतलब नेशनल गवर्नमेंट मतलब हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पावर को एक बड़ा देश देता है, कोई छोटा राज्य नहीं देता है ना। लार्ज कंट्री, सेकेंड रूट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम में क्या है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स to give its powers to the state government and to the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने का काम जो है सो कौन करता है, पूरा बड़ा सा एक लार्ज कंट्री करता है ना। चलिए आगे देखिए, अब इसका उदाहरण है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। वहां पे आप उदाहरण देखे थे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग फेडरेशन टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। स्पेन याद रखिएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आपका यूएसए, ये आपका कमिंग फेडरेशन टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये तीन देश जो है वो कमिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के उदाहरण है। इंडिया, स्पेन और जो है सो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश डिवाइड करता है छोटे छोटे राज्य और जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के पावर को। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में छोटे छोटे राज्य डिसाइड करते हैं, और छोटे छोटे राज्य के पास ज्यादा पावर होता है अपेक्षाकृत आपका फेडरल गवर्नमेंट के।
और छोटे छोटे राज्य जितना होते हैं सबका सेम पावर होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा देश डिसाइड करता है किसको कितना पावर देना है ना। तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। ये जो है इस एग्जांपल किसका है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विजावी अभी हमने बताया था, विजावी मतलब सामने, मतलब किसी के अपेक्षा में, किसी के सामने, है ना। तो किसके अपेक्षा में, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, अभी आप देखे थे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट होता है यानी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होता है, स्मॉल कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, उसके पास ज्यादा पावर होता है फेडरल गवर्नमेंट के अपेक्षा में। लेकिन जब हम लोग आपका ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है अपेक्षाकृत स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट के अपेक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है, किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, है ना। चलिए, वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। और उसके बाद आप प्राय देखेंगे कि जो राज्य है सब राज्य को एक समान, कुछ राज्य को विशेष दर्जा दे दिया गया। जैसे भारत में ही आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया गया था। हालांकि जब धारा 370 अनुच्छेद 370 हटा तब फिर वहाँ पे उसको 200 आपका केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, लेकिन जो है तो उसके लिए एक विशेष दर्जा दिया गया था। वहाँ पे कोई दूसरा जगह का आदमी जाके जमीन नहीं खरीद सकता था, है ना। तो क्या कहता है कि बहुत बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब अलग अलग राज्य को कुछ अलग अलग जो है सो पावर दिया गया है, अनइक्वल मतलब पावर एक समान नहीं, पावर भी जो है सो पावर में भी विभिन्नता पाया जाता है, किसमें, आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाला में। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जितने भी स्टेट्स होते हैं लगभग सबका पावर एक समान होता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि पावर कुछ राज्य को विशेष दर्जा दे दिया जाता है ना। चलिए, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, कुछ यूनिट्स को मतलब कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर दिया जाता है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उधर आपका 7 स्टेट्स है जिसको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। हाँ, आपका नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स है उसको भी कुछ अलग जो है सो पावर दिया गया है। तो यह होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया इसका उदाहरण है। स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया आर द एग्जांपल्स ऑफ holding together federation. USA, Australia and Switzerland are the examples of coming together federation. In coming together federation, small units or the small states come together to form a big units, means to form the federal government. And in coming together federation, states has more power than the federal government, means small constituent units have more power than the federal government, but all the constituent units have same power, they exercise same power, है ना। But in holding together federation, central government has more power than the state government, and also all the state governments have not equal power. Some state governments have been given some special powers. In case of India, I told you that the Jammu Kashmir was given the special power. Got it, my students? Now I will proceed further and I will tell you, just you say proceed further. Now we will say, just what makes India a federal country? भारत को क्या जो है सो फेडरल कंट्री बनाता है। और यहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशन के बात किया जा रहा है। Some Nepali citizens were discussing the proposal on the adoption of federalism in their new constitution. This is what some of them said. अब क्या कहता है यहाँ देखिए, ये नेपाली लोग के बारे में कहा जा रहा है कि नेपाली सिटीजन जो थे, है ना, मतलब नेपाल के जो जनता थे वो लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या चीज का, वो डिस्कस कर रहे थे, डिस्कसिंग द प्रपोजल ऑन द एडॉप्शन ऑफ फेडरलिज्म इन देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपने नए संविधान में फेडरलिज्म को स्वीकार करने की बात कर रहे थे। कुछ नेपाली सिटीजन्स थे जो अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को एडॉप्ट करने की बात कर रहे थे। और यहाँ देखेंगे, दिस इज व्हाट सम
ऑफ देम सेड। अब इसमें देखेंगे कि उनमें से कुछ लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो एक खागराज कहता है डोंट लाइक फेडरलिज्म, इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इन इंडिया। ये खागराज क्या कह रहा है कि मैं फेडरलिज्म को पसंद नहीं करता हूं। क्यों? आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर जो है सो भारत में जिस प्रकार से अलग अलग कास्ट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, उसी रिजर्वेशन को फिर यहाँ भी चलेगा, है ना। ये लीड करेगा रिजर्वेशन को, है ना। इट विल लीड मतलब ये मार्गदर्शन करेगा, मतलब यहाँ पे भी जो है सो अलग अलग कास्ट को जो है सो कास्ट वाइज जो है सो रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इसलिए मैं फेडरलिज्म को पसंद नहीं करता हूँ। कौन कह रहा है? खागराज। खागराज कह रहा है, खागराज क्या कह रहा है? आई डोंट लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इफ देयर वुड बी द फेडरलिज्म इन आवर कंट्री then different caste will have the reservation as it is in India. In India you can see that SC, ST and OBC have got the reservation in all the government seats, right? They have reservation in age also, right? If you belong to the OBC category, then you will get the reservation for 3 years, and if you belong to the SC, ST category, then you will get the reservation for 5 years in central government as well as in state government also, right? So such kinds of things will be there in Nepal also. That's why Khagraj is saying that I don't like federalism, है ना, because it will lead to the reservation for different categories, है ना, different groups of different caste groups या different categories के लिए रिजर्वेशन को क्रिएट करेगा। अब सरिता क्या कहती है? ये कहा कौन? खागराज। खागराज कहता है कि मैं पसंद नहीं करता हूं। उसके बाद सरिता कहती है आवर्स इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, हमारा देश बड़ा नहीं है, वी डोंट नीड फेडरलिज्म। सरिता कहती है हमारा देश तो बड़ा है ही नहीं, तो हमें फेडरलिज्म की क्या जरूरत है? भारत एक बड़ा देश था, इसलिए वहां फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी, है ना। हमारा देश छोटा है तो हमें फेडरलिज्म की क्या जरूरत है? ये सरिता कह रही है, सब अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है। बाबूलाल क्या कह रहा है? I am hopeful that Terai areas will get more autonomy if they get their own state government. अब बाबूलाल कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं, है ना, मुझे आशा है कि तेराई रीजन जो है, तेराई वाला क्षेत्र जो है, उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगा। मतलब वो ज्यादा ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वयं का शासन, मतलब स्वयं कुछ करना, जैसे किसी को अपना पावर दे दिया जाता है, स्वतंत्र शासन, स्वतंत्र पावर, है ना। स्वतंत्र होना मतलब स्वतंत्र पावर होना उसके पास। तो क्या कहता है कि मैं आशा करता हूं, मुझे ये उम्मीद है कि अगर जो है सो क्या ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है तो तेराई वाला क्षेत्र को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगा इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। अगर उनको स्वयं का एक स्टेट गवर्नमेंट दे दिया जाए, मतलब अगर तेराई वाले क्षेत्र को एक स्टेट बना दिया जाए और वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट बना दिया जाए तो उसको ज्यादा पावर दे दिया जाएगा, जिस प्रकार से भारत में जम्मू कश्मीर को दिया गया था। ये कौन कह रहा है? बाबूलाल कह रहा है कि मुझे ऐसा उम्मीद है, आशा है कि अगर नेपाल को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेपाल में फेडरल गवर्नमेंट बना दिया जाए, है ना, फेडरल सिस्टम लाया जाए, तो तेराई वाला क्षेत्र में जो है सो तेराई वाला क्षेत्र को कुछ स्पेशल पावर मिल जाएगा अगर उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया तो। कौन कह रहा है? बाबूलाल। सरिता को कह रही है कि नहीं, ये तो छोटा सा देश है, फेडरलिज्म की जरूरत ही नहीं है। अब राम गणेश क्या कह रहा है? आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर्स that were earlier enjoyed by king will now be exercised by our elected representatives. राम गणेश कह रहा है कि मैं फेडरलिज्म को पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि जो पहले पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति राजा के हाथ में होता था, अब वो पावर जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में पावर होगा। जिसको हम चुनेंगे उसके हाथ में पावर होगा, जिसको जनता चुनेगी उसके हाथ में पावर होगा। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले जो है सो राजा के ही हाथ में सब पावर होता था। लेकिन अगर फेडरलिज्म आएगा तो हम जिसको चुनेंगे, जिसको बनाएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, उसी के हाथ में पावर होगा। इसलिए फेडरलिज्म जरूरी है। कौन कह रहा है? राम गणेश कह रहा है। राम गणेश फेडरलिज्म के पक्ष में बात कर रहा है, बाबूलाल फेडरलिज्म के अगेंस्ट में बात कर रहा है, सरिता फेडरलिज्म के अगेंस्ट में बात कर रही है, खागराज फेडरलिज्म के अगेंस्ट में बात कर रहा है ना। ये सब नेपाली सिटीजन है, नेपाली सिटीजन से ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए क्या कहता है,
If you are participating in this conversation, what would you be your response to each of these? अगर आप इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते तो आपका जवाब क्या होता? यही पूछ रहा है। Which of these reflect a wrong understanding of what federalism is? इनमें से कौन किनको ये लग रहा है? हाँ, कौन जो है सो which of these reflect a wrong understanding? किसके पास गलत अंडरस्टैंडिंग है? कौन जो है सो गलत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं फेडरलिज्म के बारे में? What makes India फेडरल कंट्री? भारत को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको फेडरल कंट्री बनाता है? ये सब हम लोग देखेंगे। ये एक 4 लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग देखेंगे, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है, और आप अपना इसका आंसर आप लोग अपने से बना के हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप अगर वास्तव में अगर आप वहां होते तो आप क्या करते उस कन्वर्सेशन में होते तो, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत को कौन सी क्या है जो भारत को जो है सो फेडरल कंट्री बनाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए अब क्या कहता है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत को क्या जो है सो फेडरल कंट्री बनाता है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें हम कुछ बेसिक चीज पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको 4 लिस्ट के बारे में पढ़ना है। एक होता है कंकरेंट लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट और एक होता है रेसिडुअरी लिस्ट। तो आप चारों बारे में बता देते हैं। ये 4 लिस्ट है ना। लिस्ट मतलब होता है सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची और एक होता है रेसिडुअरी, है ना। रेसिडुअरी लिस्ट मतलब होता है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वैसी चीजें जो जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय नहीं आया था, है ना। तो वो सब लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम चारों के बारे में आपको बता देते हैं। पहला हो गया आपका 4 लिस्ट पूछेगा तो 4 है। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आ जाता है केंद्र से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार का पावर होता है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन वो आता है। जैसे आपका हो गया रेलवे, जैसे हो गया आर्मी, जैसे हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स, है ना। कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ बातें होती है तो वो सब आपका आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सब कुछ करता है। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी कुछ चीजें आती है, जैसे पुलिस हो गया स्टेट लेवल का, है ना। और भी स्टेट लेवल का बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है, वो सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में होता है। और कंकरेंट लिस्ट दोनों के अंदर होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी और आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंदर में आता है उस प्रकार के लिस्ट को हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। और रेसिडुअरी लिस्ट जो संविधान बनने के बाद आया था, तो हालांकि उसमें भी जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है सो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन में होता है ना। तो हम लोग ये चारों को एक एक करके अच्छा से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हम लोग देखें बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, कितना प्रॉब्लम हुआ था। बेल्जियम तो खैर समझ गया और जो है सो समझौता कर लिया, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, है ना। तो कहता है कि जो छोटे देश थे वहां पे कितना प्रॉब्लम्स हुआ, मैनेज करना पड़ा समस्याओं को। तो आप बताइए हमारे भारत जैसे बड़े देश के लिए, व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स। अब बताइए कि भारत जैसे देश में क्या होगा जब वो छोटे छोटे देश है। श्रीलंका जो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है और बेल्जियम तो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम की जनसंख्या हरियाणा राज्य का आधा है लगभग, लेकिन श्रीलंका का लगभग बराबर है हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। तो वो सब उतने छोटे छोटे देश में जब उतनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं और विभिन्न क्षेत्र के लोग भी हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारा रीजन भी है, बहुत सारा लैंग्वेज भी है, बहुत सारा रिलीजन भी है,
तो इस देश का क्या होता है ये बताने का है। What are the power sharing arrangements in our country? हमारे देश में क्या क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है वो सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, संविधान के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। एकदम दर्दनाक और खूनी पार्टीशन विभाजन हुआ था। भारत आप जानते होंगे 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, उसके पहले जो है सो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था 14 अगस्त को ही, है ना। तो उसमें बंटवारा जब हो रहा था तो बहुत खून खराबा हुआ था। मान लीजिए जैसे जो लोग मुस्लिम लोग जो भारत में थे और हिंदू लोग जो पाकिस्तान में थे, तो वहाँ पे उसको मारा गया, यहाँ पे मुस्लिम लोग भारत में थे उसको मारा गया, मतलब बहुत खून खराबा हुआ उसमें, है ना। वही कहता है कि जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले जो दर्द भरी खून खराबा जो हुआ था पार्टीशन के पहले, है ना। Soon after independence, several princely states became a part of our country. और जैसे ही अब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद भी देश में समस्या थी कि जो प्रिंसली स्टेट था, है ना, जो राजा लोग का स्टेट था, राजकुमार लोग का स्टेट था, वो सब भी हमारे देश का हिस्सा था। बहुत सारे ऐसा स्टेट था जैसे आपका जूनागढ़ था, आपका कश्मीर था, हैदराबाद था, ये सब जो है सो प्रिंसली स्टेट था। तो इसको भी भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके लिए हमारे जो नेता थे, आपका उनका नाम था क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने ही उन्हीं को देश का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन यूनियन स्टेट्स। हमारा संविधान जो है वो भारत को एक यूनियन स्टेट्स मतलब राष्ट्र संघ घोषित कर दिया गया, राष्ट्रों का संघ घोषित कर दिया, मतलब भारत एक राष्ट्र संघ है ना। यूनियन स्टेट्स भारत को घोषित कर दिया किसने? संविधान ने। हमारा जो संविधान था वो भारत को यूनियन स्टेट्स घोषित कर दिया। Although it did not use the word federation, फिर भी ये फेडरेशन वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं किया गया। संविधान ने भारत को यूनियन स्टेट घोषित कर दिया, लेकिन फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं पे भी संविधान में नहीं किया गया भारत के लिए। इसके जगह पे क्या किया गया? द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। इंडियन यूनियन भारतीय संघ जो है वो फेडरेशन के सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया। उसके जगह पे सेंट्रल या यूनियन का यूज किया गया, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता है भारत में। तो देखिए क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया भारत को, लेकिन जो है सो फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया। भारत इंडियन यूनियन जो है सो फेडरेशन के ही सिद्धांत पे बनाया गया, लेकिन फेडरेशन का यूज नहीं किया गया, है ना। चलिए यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स। लेट्स गो बैक। अब हम लोग पीछे चलते हैं। गो बैक, देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो मैं फिर से बार बार आप लोग को ये बात दोहराता हूं कि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं फिर से एक बार जब सब चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो फिर से वो सब चीज का रिवीजन कराऊंगा। फिर से जो कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पे हमको बनाना चाहिए वीडियो, उस पर मैं फिर से आप लोग को वीडियो बना के दूंगा स्टूडेंट्स। चलिए देखिए आगे क्या कहता है। Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. हम लोग अब देखेंगे कि 7 गो फीचर, जो 7 गो विशेषताएं दिया हुआ है फेडरलिज्म का, उसको हम लोग देखेंगे। और क्या देखेंगे? We can see that all these features apply to the provisions of Indian constitutions. और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जितने भी फीचर्स हैं, ये सब फीचर जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे अप्लाई होता है।
ये 7 फीचर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे और ये सातों फीचर जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे अप्लाई होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब संविधान जब हम लोग का बना था तो उस समय 2 ही प्रकार के सरकार का गठन किया गया था, लेकिन बाद में 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट आया था, है ना। संविधान जो जिस समय बना था उस समय 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं थी, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो ओरिजिनली जो है सो 2 ही टायर ऑफ गवर्नमेंट का जो है सो प्रोवाइड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड किया था, है ना। 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को ही प्रोवाइड किया था। क्या का? एक यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स द यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और दूसरा जो था वो था स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। लेकिन बाद में जो है सो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट का भी 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी जो है सो ऐड किया गया, है ना। 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। बाद में जो है सो 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म उसमें जोड़ा गया जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट या पंचायत भी कहते हैं या म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट को ही देखिए, गांव में लोकल गवर्नमेंट को पंचायत का नाम दिया गया है और शहर में म्युनिसिपैलिटीज का नाम दिया गया है। गांव में पंचायत का नाम दिया गया है, शहर में म्युनिसिपैलिटीज का नाम दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को ही। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdictions। और हर फेडरेशन में ये डिफरेंट टायर्स है, 3 स्तर का जो टायर्स है वो सबका जो है सो सेपरेट जुरिस्डिक्शंस है। सबका अपना एक क्षेत्र है ना। अपना जुरिस्डिक्शन से मतलब अपना एक क्षेत्र है ना। लोकल गवर्नमेंट का अपना एक अलग क्षेत्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो खैर पूरा देश ही है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन clearly provided a 3/4 distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो एकदम प्रोवाइड कर दिया गया, साफ जो है सो, है ना। इन लोग का पावर बांट दिया गया है, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एकदम साफ जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव पावर को जो है सो डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है ना। इस प्रकार से जो है सो यहाँ पे 3 ठो लिस्ट कंटेंस करता है, इसीलिए यहाँ पे 10 इट कंटेंस 3 लिस्ट्स। यहाँ पे 3 ठो लिस्ट दिया गया, 3 नहीं एक्चुअली होता है 4, लेकिन मेन 3 ठो है। मेन है आपका एक यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। चूंकि यहाँ 3 इसलिए बोला गया क्योंकि संविधान जब बना था उस समय 3 ही लिस्ट का चर्चा किया गया था। चूंकि ये जो रेसिडुअरी लिस्ट जो आया, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो आया है ना, ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब उस समय नहीं था। इस समय भारत का संविधान बना था उस समय ये सब नहीं था, ये बाद में आया, इसलिए इसको बाद में ऐड किया गया चौथा लिस्ट को, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये 3 ठो लिस्ट जो है वो क्या है, तीनों लिस्ट के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला है यूनियन लिस्ट। हमने आपको पहले भी बता दिया यूनियन लिस्ट में, है ना, क्या क्या आता है वो सब आप लोग देख लीजिए। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस का जो सब्जेक्ट्स होता है, राष्ट्र के ये राष्ट्र हित में, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होता है वो सब आता है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री का जो सुरक्षा विभाग है वो यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेन अफेयर्स,
क्या क्या आ जाता है देख लीजिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग सेक्टर भी आपका यूनियन लिस्ट में ही आता है, कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट में आता है और करेंसी भी यूनियन लिस्ट में आता है। करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स, है ना, और आपका डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सब आपका यूनियन लिस्ट में आता है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्यों इसको यूनियन लिस्ट में डाला गया है? क्योंकि ये सब मैटर्स पे जो हम लोग को पॉलिसी यूनिफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है वो पूरा स्टेट लेवल पे होता है। ये सब जो मैटर्स है वो पूरा स्टेट लेवल पे है। जैसे देश की सुरक्षा की बात आएगा तो कोई एक राज्य की बात वहां नहीं होगी, कोई अगर फॉरेन अफेयर्स का बात होगा तो कोई राज्य से बात नहीं करेगा, अमेरिका कोई समझौता करेगा तो झारखंड से नहीं करेगा, वो भारत से करेगा, है ना। उसके बाद आपका करेंसी कोई झारखंड नहीं छापता है, वो भारत का एक ही मुद्रा होता है, वही मुद्रा पूरे भारत में चलता है, तो उसमें स्टेट का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर किसी राज्य का नहीं होता है, वो केंद्र का होता है, पूरे हर जगह पे बैंक होता है। कम्युनिकेशन भी जो है सो कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री और आपका करेंसी, ये सब आपका यूनियन लिस्ट में आता है। क्यों? चूंकि है ना, बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, इसके लिए हम लोग को यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। किस लिए? ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरा देश के लिए इस पर यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, किसी एक राज्य के लिए नहीं पड़ती है, इसलिए ये यूनियन लिस्ट के अधीन में आता है। द यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list। अब ये जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है वो सब पे यूनियन गवर्नमेंट अकेले जो है सो नियम कानून बना सकता है। जितना भी सब्जेक्ट्स ऊपर मेंटेन किया गया, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, है ना, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सब पे जो है सो यूनियन गवर्नमेंट अकेले कानून बना सकता है ना, उसमें किसी स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब पे रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलोन मेक द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। गॉट इट माय स्टूडेंट्स? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें होगी उस पे स्टेट गवर्नमेंट अकेले कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आ जाता है ना, कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस। जो लोकल इंपोर्टेंस का सब्जेक्ट होता है, स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उस पे जो है सो स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है। उसमें क्या क्या है, जैसे स्टेट का अपना पुलिस होता है, जैसे झारखंड में झारखंड पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश में उत्तर पुलिस, पर बिहार में बिहार पुलिस हो गया, उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस हो गया। तो जो स्टेट लेवल पे पुलिस होता है उसका जो भी उस पे जो है सो नियम कानून जो है सो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी आजादी है कि वो बना सकता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ट्रेड में भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार, एग्रीकल्चर, कृषि, इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। याद रखिएगा, आप लोग से पूछा जाएगा, उदाहरण में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्टेट लिस्ट। अब उसमें एक ठो इला नाम दे देगा, 3 ठो ई वाला दे देगा पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, और एक दे देगा आपका फॉरेन अफेयर्स। तो उसमें आपको चुनना, उस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। स्टेट लिस्ट में आपका आ जाता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। फिर से याद रखिएगा, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट लिस्ट्स, whereas defense of the country, foreign affairs, banking, currency, है ना, करेंसी, बैंकिंग, these are the examples of the। उसके बाद कम्युनिकेशन भी है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी,
है ना, डिफेंस ऑफ द कंट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूनियन लिस्ट, वेयर एज पुलिस, कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट लिस्ट. Got it my students? Now we will proceed to the third list, that is the concurrent list. concurrent list में देखिए स्टूडेंट्स, concurrent list में क्या क्या आता है. concurrent list में आप लोग देख लीजिए क्या है. concurrent list में हम बताए थे कि दोनों के पास पावर होता है. कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे राज्य सरकार को भी अधिकार होता है और केंद्र सरकार को भी अधिकार होता है. हाँ, concurrent list includes subjects of the common interest to both the union government as well as state government. स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के जो है सो इंटरेस्ट में यह आता है ना. जैसे आपका देखिए शिक्षा, अब शिक्षा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना नहीं है. सेंट्रल स्कूल भी होता है सीबीएसई बोर्ड वाला, और झारखंड गवर्नमेंट का जैक बोर्ड वाला स्कूल भी होता है. तो जैक बोर्ड वाला स्कूल को जो है सो उसमें झारखंड सरकार की उसका नियम कानून सब झारखंड सरकार के पास है. स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है जो स्टेट लेवल का स्कूल होता है उसमें, और सेंट्रल लेवल का जो स्कूल होता है उसमें नियम कानून बनाने का पावर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है ना. तो देखिए एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, यूनियन संघ, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आता है. और सिर्फ ट्रेड का बात किया जाएगा, सिर्फ ट्रेड अगर रहेगा तो वो आपका स्टेट लिस्ट में आएगा. कंफ्यूज नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स. अगर ट्रेड यूनियन की बात करेगा तो ये कंकरेंट लिस्ट में आएगा, और सिर्फ ट्रेड की बात करेगा तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा. ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब आपका स्टेट लिस्ट में है. फॉरेन उसके बाद डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, है ना, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ये सब आपका आता था यूनियन लिस्ट में. अब आप कंकरेंट लिस्ट में बता रहे हैं एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये दोनों में आता है. याद रखिएगा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट्स. बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट. अब इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो है सो कानून बना सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इस सब्जेक्ट्स पे जो है सो कानून बना सकते हैं. कौन कौन सा? फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. याद रखिएगा, एजुकेशन हो गया, उसके बाद ट्रेड यूनियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, एडॉप्शन, सक्सेशन और मैरिज. ट्रेड यूनियन, एडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज, है ना, ये सब चीज पे जो है सो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है सो कानून बना सकता है. लेकिन हाँ, अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर, अगर एक दूसरे से अगर उसके कानून में एक दूसरे में विवाद होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है उसी को लागू किया जाएगा. विवाद के केस में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही प्रिवेल करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही जो है सो अस्तित्व में रहेगा. कंकरेंट लिस्ट में अगर किसी प्रकार का पावर दोनों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है, लेकिन विवाद के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा. तो चलिए फिर से हम आपको बता देते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, सक्सेशन हो गया, उसके बाद आपका एडॉप्शन हो गया और मैरिज हो गया. मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट और एजुकेशन, ये 6 ठो है जो आपका आ जाता है किसमें? कंकरेंट लिस्ट में. एजुकेशन 1, फॉरेस्ट 2, ट्रेड यूनियन 3, मैरिज 4, एडॉप्शन 5 और सक्सेशन 6. एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, these are the 6 subjects which includes in the concurrent lists. याद रहेगा, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन
यूनियन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, सक्सेशन एंड आपका एडॉप्शन। मैरिज, ट्रेड यूनियन, सक्सेशन, एडॉप्शन, फॉरेस्ट और आपका जो है सो एजुकेशन। याद रहेगा, फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट्स। उसके बाद आपका पुलिस था, ट्रेड था, कॉमर्स था, है ना, एग्रीकल्चर था और आपका था एग्रीकल्चर और इरिगेशन, है ना, ये सब था आपका स्टेट लिस्ट में। उसके बाद आपका फॉरेन अफेयर्स था, डिफेंस ऑफ द कंट्री था, करेंसी था, है ना, करेंसी हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, मतलब जो देश स्तर पे था वो सब किस में था, आपका वो स्टेट लिस्ट में था। अब एक चौथा प्रकार का भी मैंने आपको बताया था, चौथा लिस्ट भी जो था, है ना, देखिए व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन दिस थ्री लिस्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स के बारे में क्या जो ये तीनों लिस्ट में नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल में हम बताए थे, है ना, ये कौन सा लिस्ट है जो संविधान बनने के समय अस्तित्व में नहीं था, उन लिस्टों के बारे में बात किया जा रहा है। उन लिस्टों के बारे में बात किया जा रहा है जो संविधान बनने के समय अस्तित्व में नहीं था, उन लिस्ट के बारे में कहा जा रहा है। चलिए देखिए क्या कहता है, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस थ्री लिस्ट्स, ये तीनों लिस्ट में जो नहीं आता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो संविधान बनने के बाद जो है सो अस्तित्व में आया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब संविधान के अनुसार से यूनियन गवर्नमेंट के पास ही जो है सो पावर है ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट ऑफ द फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। हम लोग ऊपर में देखें कि जो होल्डिंग टुगेदर वाला जो कंट्री होता है वहां हर राज्य को एक समान जो है सो पावर नहीं दिया गया है। हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को एक समान पावर नहीं दिया जाता है ना, किसी को कम किसी को ज्यादा भी हो सकता है। thus इस प्रकार से ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, जितने भी राज्य हैं, सबके पास कोई आइडेंटिकल पावर नहीं है, एक समान पावर नहीं है, किसी को विशेष पावर का भी दर्जा दिया गया है ना, जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं सबको जो है सो आइडेंटिकल पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को। जैसे आप देखिए, है ना, जैसे में आप देखिए स्टेट सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy special powers under certain provisions of the Constitution Article 371, है ना, 371 ये सब देश के राज्य के लिए लगा हुआ है। 371 के तहत जो है सो कौन कौन सा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है सो स्पेशल पावर दिया गया अनुच्छेद 371 के तहत। उसी प्रकार से अनुच्छेद 370 के तहत स्पेशल पावर दिया गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब वो मामला खत्म हो गया क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। लेकिन अभी भी अनुच्छेद 371 जो है सो प्रिवेल है, मतलब अभी भी प्रचलन में है ना। किसके लिए, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैव गॉट सम स्पेशल पावर्स एज पर द आर्टिकल 371। कौन कौन, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा नाम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 371 के तहत, कौन सा अनुच्छेद, 371 के तहत जो है सो इसको विशेष
पावर दिया गया है। किसको किसको? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा स्टूडेंट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को स्पेशल पावर दिया गया 371 के तहत। 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, क्यों दिया गया था इसको, है ना? चूंकि इसका जो पेक्युलर, इसका जो विचित्र सामाजिक और ऐतिहासिक सर्कमस्टांसेस था, मतलब स्थितियां थी, है ना? विचित्र सर्कमस्टांसेस मतलब विचित्र परिस्थितियों के कारण यहाँ पे जो है सो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस कुछ पेक्युलियर था, है ना? तो ये आपको पूछा जाएगा तो बताना है, कंफ्यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं इसको, है ना? आप लोग जो है सो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, ध्यान से सब देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। और फिर भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना? फिर तो हम आपको ये भी बताएं कि लाइव क्लास में तो आपको पूरा आजादी होगा एकदम लाइव प्रश्न करने का, और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन लाइव क्लास हमारा जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, हम आप लोगों को वादा किए हैं कि लाइव क्लास लेंगे। और हम किसी भी प्रकार का, जैसे बहुत सारे चैनल्स वाले हैं जो कुछ अपना फी रखते हैं, लेकिन हमें जो है सो फी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पैसा दे देता है। यूट्यूबर्स को फी नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए लेते हैं, अपना अपना है ना? ऑलरेडी यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाता है, जब आप लाइव क्लास लेने लगते हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब से पैसा मिलता है। स्टूडेंट से पैसा लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना? लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ताकि जल्दी से हमारा मोनेटाइज हो जाए, हम आप लोगों का लाइव क्लास ले सकें। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। क्या कहता है कि कुछ स्टेट्स को दिया गया है, अभी हम बताएं, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। उसमें कौन कौन सा है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और नागालैंड है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड किसके तहत? आर्टिकल 371 के तहत। क्योंकि है ना, क्यों दिया गया? दे वर गिवन द सम स्पेशल पावर्स एज पर द आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। पूछ देगा व्हाई वर द असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड वर गिवन सम स्पेशल powers as per the article 371, then you have to write the answer that as per the article 371 Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh were given some special powers due to their peculiar historical and social circumstances. Due to their peculiar historical and social circumstances, these states were given some special powers as per the article 371। आपको पूछेगा कौन सा अनुच्छेद के तहत असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को स्पेशल पावर दिया गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 370 के तहत। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव बीन गिवन सम स्पेशल पावर्स, देन यू हैव टू राइट द आंसर एज पर द आर्टिकल 371 असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम हैव बीन गिवन सम स्पेशल पावर्स। व्हाई? ड्यू टू देयर peculiar social and historical circumstances। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। These special powers are especially enjoyed in relating to the protection of land rights of indigenous peoples, their culture and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other states of India as well। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए तो क्या कहता है, ये जो स्पेशल पावर्स दिया गया है इन लोगों को, तो किस लिए दिया गया है? किस लिए? उनके प्रोटेक्शन के लिए, लैंड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। इंडिजिनियस पीपल के लैंड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वहां के जो इंडिजिनियस, मतलब वहां के जो निवासी है
है ना, जो वो सब राज्य के निवासी, असम के, अरुणाचल प्रदेश के, मिजोरम के और नागालैंड के, उस राज्य के निवासी के जमीन की रक्षा के लिए, जमीन का प्रोटेक्शन के लिए ये जो है सो आर्टिकल 371 के तहत उसको स्पेशल राइट्स दिया गया है। उसके अलावा उसकी संस्कृति, उसका जो संस्कृति है या फिर उसको जो प्रीफरेंस मिलना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए जो है सो उसको यह अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत उसको गवर्नमेंट सर्विस में भी जो है सो प्रीफरेंस दिया जाता है, उसकी संस्कृति को भी प्रीफरेंस दिया जाता है और उसके जमीन की भी रक्षा की जाती है। मतलब वहां पे आप जमीन जाकर के नहीं खरीद सकते हैं, है ना। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड्स और हाउस हियर। जो भारतीय लोग इस स्टेट्स के नहीं है, मतलब जो भारतीय असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के नहीं है, वो जो है सो वहां पे जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मतलब कोई झारखंड या बिहार का आदमी जाकर के असम में जमीन नहीं खरीद सकता है, नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकता है, अरुणाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता है, मिजोरम में जमीन नहीं खरीद सकता है ना। आगे देखिए क्या कहता है, ना तो वहां जमीन खरीद सकता है, ना ही घर खरीद सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार का सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। भारत के अन्य कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार का जो है सो प्रावधान है, इसी प्रकार का प्रोविजंस है ना। भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब ये समझ गए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब देखिए यहाँ कहता है कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं, मतलब कुछ को तो स्पेशल पावर दे दिया गया। अभी चार आप राज्य का नाम देखें जिसको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर दे दिया गया है, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे भी है जिसको बहुत कम पावर दिया गया है। मतलब जनरल जो सब राज्य का पावर है उसके अपेक्षा में भी कम दिया गया है। कुछ राज्य को जनरल राज्य के अपेक्षा में ज्यादा पावर दे दिया गया और कुछ को कम कर दिया गया, है ना। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इस प्रकार का चीजें नहीं होती है ना। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ यूनिट्स है इंडियन यूनियन के जो बहुत कम पावर को जो है सो एंजॉय करते हैं। these are areas which are too small to become an independent state but which could not merge with any of the existing states। अब इसमें क्या कहता है, तो ये वो कौन सा एरिया है, कुछ ऐसे हैं, है ना। कुछ स्टेट्स को देख रहे हैं कि जनरल से ज्यादा पावर दे दिया गया, स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया गया जनरल, और कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जिसको जो है सो कम पावर दिया गया, मतलब उसको राज्य का दर्जा दिया ही नहीं गया। कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जिसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और वहां पे जो है सो केंद्र सरकार का ही शासन होता है ना। उसको नाम दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। क्या नाम दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। उसको क्या नाम दिया गया, यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो क्या कहता है, कुछ ऐसे भी थे, है ना, यूनिट्स भारत में जिसको बहुत कम पावर दिया गया, माने जो जनरल राज्य से भी कम पावर दिया गया। और these are areas which are too small to become independent states। ये वो क्षेत्र हैं जो राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं, मतलब राज्य इसको नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इसको किसी राज्य में मर्ज किया जा सकता है ना। बट which could not be merged with any of the existing states, है ना। जो राज्य नहीं बना जा सकता है और लेकिन कोई राज्य में उसको जो है सो मर्ज भी नहीं किया जा सकता है ना। इस प्रकार के एरिया जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना, और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली जो हमारे भारत का जो है सो राजधानी है, वो भी जो है सो एक यूनियन स्टेट्स है। अभी टोटल हमारे देश में 8 को यूनियन स्टेट्स है ना, और 28 राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। तो यूनियन टेरिटरीज में देखिए आप लोग क्या कहता है, इसको क्या कहा जाता है, ये सबको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है।
है ना, कुछ ऐसे देर आर सम स्मॉल यूनिट्स विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्टेट्स, हाँ, विच इज स्मॉलर देन स्टेट्स एंड दैट कैन नॉट बी मर्ज्ड इनटू द स्टेट्स आल्सो। सच काइंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज, सच काइंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज, है ना। इस प्रकार के स्मॉल यूनिट्स को यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है और ये टोटल यूनियन टेरिटरीज अभी 8 वो है। These territories do not have the powers of a state, ये टेरिटरीज के पास स्टेट का पावर नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है ये सब टेरिटरीज को चलाने के लिए। The central government has special powers in running these areas, इन क्षेत्रों को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या कहता है। This sharing of power between, this sharing of power, this sharing of power between, this sharing of power क्या कहता है, this sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution। अब ये जो पावर शेयरिंग का बात है स्टेट गवर्नमेंट और इस यूनियन गवर्नमेंट के बीच, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स में कोई बदलाव करना इतना आसान नहीं है। और पार्लियामेंट कैन नॉट, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट्स, पार्लियामेंट संसद भी इस अरेंजमेंट्स को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी बदलाव, एनी चेंजेस टू दिस हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। अब कोई भी बदलाव करना है, कोई भी जो है सो नियम कानून में बदलाव करना है तो उसके लिए सबसे पहले संसद में 2 सदन होते हैं, आप जानते हैं, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो दोनों सदन के सदस्यों से जो है सो सहमति होना चाहिए और कम से कम 2/3 सदस्य का सहमति होना चाहिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, है ना। Then it has to be ratified by the legislatures of the last half of the total states। उसके बाद राज्य में जो लेजिस्लेचर्स लोग हैं उसका भी सहमति होना चाहिए, वो सबसे भी रेटिफाइड होना चाहिए। अगर पहले संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, उसके बाद राज्य में जो आपका लेजिस्लेचर्स लोग हैं उसको भी, वो भी जो है सो रेटिफाइड करेगा, है ना, तभी जो है सो किसी कानून में बदलाव किया जा सकता है, ऐसे किसी भी कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कहता है, उसके बाद है जुडिशियरी, जुडिशियरी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। द जुडिशियरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स को, है ना, देखने में इसको जो है सो इसको इसका देखरेख का बहुत बड़ा जो है सो भूमिका जुडिशियरी भी निभाता है, मतलब न्यायपालिका का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है ना। किस लिए, कोई भी प्रोविजंस या प्रोसीजर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक प्रोविजंस या प्रोसीजर्स के लिए, है ना, को देखने में उसको जो है सो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कौन, जुडिशियरी। In case of any dispute about the divisions of powers, the high courts or the supreme courts make a decision। किसी प्रकार का भी कोई विवाद होता है अगर पावर शेयरिंग को लेकर के, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में, पावर्स में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सो उसका फैसला सुनाता है ना। The union and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। अब क्या कहता है, state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsible assigned to each of them। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है बहुत सारी टैक्स लेने के लिए, जो संविधान में दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को पावर की कहाँ, जैसे पुलिस विभाग स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, इरिगेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो वो सब चीज में टैक्स लगाने का छूट जो है सो आपको स्टेट गवर्नमेंट को है, वो भी जो है सो उस सब चीज में टैक्स से, उस सब में टैक्स जो है सो उस सब का टैक्स से अपना जो है सो चला सकता है राज्य, है ना। तो स्टूडेंट्स ये था
आज का हमारा वीडियो, मैं आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। यह आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम आप लोगों को सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, है ना। दूसरा पार्ट इसका हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब मैं दूसरा पार्ट फिर से आपके लिए बनाऊंगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों का फिर से लाइव क्लास ले सके और हमारा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।